डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज से हमारा स्टार्ट होगा विधायी का। ठीक है, देखिए हमने देखा था जब हमने राष्ट्रपति पढ़ना स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने भाग 5 उठाया था, है ना। भाग पाँच में क्या दिया गया है? संघ, है ना, संघ। ठीक है, संघ के बारे में भाग 5 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें दोस्तों हमने सबसे पहले देखा था संघ की कार्यपालिका। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक, ठीक है, संघ की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, ठीक है, और महान्यायवादी, इतनी चीज़ें हमने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक अध्ययन कर लिया। ठीक है, ये इसका पहला था। अब दूसरा दोस्तों इसका जो टॉपिक है, ठीक है, वो है संघ की विधायिका। ठीक है, विधायिका जो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? संसद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दो चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना। आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको बताया था भाग 5 के अंतर्गत संघ है। ठीक है, इसमें पहला था संघ की कार्यपालिका जिसको हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। इसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा और महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संघ की विधायिका। ठीक है, जो आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम संसद, ठीक है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों पहला हमारा आर्टिकल 79 है ना। आर्टिकल 79 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसका आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद 79। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पर संसद, है ना। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 79 में, ठीक है, संसद को परिभाषित किया गया है। एक बार आपको याद रखना है, इसमें संसद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, एक बात आपको याद रखना। तो आर्टिकल 79 में मैंने क्या बताया? संसद के बारे में बताया गया। अब संसद किस किस से मिलकर बनी है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, संसद के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में आता है राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है हमारा। ठीक है, और एक होता है लोकसभा। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं संसद या फिर पार्लियामेंट, ठीक है, वो इन 3 बॉडी से मिलकर बनी होती है। एक तो राष्ट्रपति होते हैं, इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ चुका है दोस्तों, आर्टिकल 52 में, है ना, दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा दिया गया आर्टिकल 80 में। ठीक है, और लोकसभा के बारे में दिया गया आर्टिकल 81 के बारे में। तो अब हम राज्यसभा, हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, आर्टिकल जो अनुच्छेद 80 है, ठीक है, इसमें दिया गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 80 से हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 79 में सिंपली संसद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, संसद में क्या क्या आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा से। ठीक है, तो आर्टिकल 79 में सिंपल इतनी सी बात लिखी है। अब चलते हैं अनुच्छेद 80 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 में दोस्तों दिया गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में हम एक एक बातें अध्ययन करेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरा। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो भी है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, इसे उच्च सदन बोला जाता है हमारी संसद का। ठीक है, उच्च सदन बोला जाता है। यदि हम बोलें इसकी सदस्य संख्या की, ठीक है, सदस्य संख्या, यदि इसकी कुल सदस्य संख्या की दोस्तों बात करें तो 250 इसकी कुल सदस्य संख्या है। ठीक है, 250 इसकी सदस्य संख्या है। और यदि हम वर्तमान में बात करें, ठीक है, वर्तमान में यदि हम इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो 250 इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है, 250 इसकी सदस्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 245 इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें
245 में से, ठीक है, जो 233 सदस्य होते हैं, ठीक है, वो चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और जो बचे 12 सदस्य, ठीक है, ये नामित होते हैं, ठीक है, नॉमिनेट होते हैं और इलेक्ट होते हैं। 233 इलेक्ट होते हैं और 12 नामित होते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, वो हमारी संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल होते हैं 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य, जो इसमें सदस्य हैं वो 245 हैं, ठीक है। 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेट या फिर नामित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हो रही है बात? अब यदि हम बात करें इन 12 सदस्यों की, ठीक है, तो ये किस किस क्षेत्र से होते हैं, ठीक है, जो 12 नामित सदस्य हैं, नामित या फिर नॉमिनेट, ये किन किन क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है, तो कला, साहित्य, विज्ञान और एक और समाज सेवा, समाज सेवा, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है। जो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, ये सदस्य होते हैं एक कला के क्षेत्र से, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। अब दोस्तों बहुत से बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, इसके अलावा भी कई लोगों को किया गया था पहले, जैसे दारा सिंह हो गए, ठीक है, और भी कुछ प्लेयर वगैरह को। तो ये किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों? आर्ट। तो ये सब कला की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, आर्ट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनको नॉमिनेट किया गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये खासतौर पर ये जो 4 चीज़ें आपको याद रखना है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है। तो ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अब एक और बात आपको यहाँ याद रखनी है, राष्ट्रपति नॉमिनेट तो करता है, लेकिन किसके परामर्श पर करता है? मंत्रिपरिषद, ठीक है, ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ये 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब एक और कई बार क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स पूछते हैं, ठीक है, कि जैसे ये 12 सदस्य हैं, ठीक है, और ये 4 टोटल फील्ड है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, तो क्या 3-3 सदस्य होंगे इनमें से? ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, 3 कला से, 3 साहित्य से, 3 विज्ञान से या फिर 3 समाज सेवा से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कितने भी सदस्य किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे तो 12 कला से हो जाएं, 12 साहित्य से हो जाएं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 कला से होंगे या 3 साहित्य से होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गई 12 सदस्यों की बात, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ये नॉमिनेट होते हैं, एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों एज की, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे यदि हम बात करें न्यूनतम एज, ठीक है, राज्यसभा की यदि हम न्यूनतम आयु की बात करें, न्यूनतम आयु, ठीक है, तो 30 वर्ष इसमें न्यूनतम आयु का प्रावधान है, ठीक है, 30 वर्ष। राज्यसभा का यदि किसी को सदस्य नामित होना है, ठीक है, या राज्यसभा में आना है, तो उसकी मिनिमम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है। लोकसभा में कितनी है दोस्तों? लोकसभा में 25 वर्ष है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि हम और बात करें दोस्तों, ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है, जो राज्यसभा होता है ये स्थायी सदन होता है, ठीक है, स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब दोस्तों ये है कि जो राज्यसभा है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये बात याद रख लीजिए, इसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है, वो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, सेवा या फिर अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने बताया कि जो राज्यसभा है, ठीक है, ये एक स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य का मतलब है कि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसकी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। और यदि बात करें इसके कार्यकाल का, तो कोई भी सदस्य यदि राज्यसभा में चुनकर आएगा तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, ठीक है, 6 वर्ष का होगा। और एक और बात है इसमें, राज्यसभा के अंतर्गत प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, उसके 1/3 सदस्य, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या फिर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई। स्थायी सदन है, ठीक है। अब आगे और हम देख लेते हैं। अब देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है चुनाव की, ठीक है। तो चुनाव की यदि हम इनकी प्रक्रिया देखें तो वही जो हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखी थी, ठीक है। एकल संक्रमणीय की जगह हस्तांतरणीय भी शब्द यूज होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था तो उस टाइम भी इसको अच्छी डिटेल में बताया था क्या होती है ये पद्धति, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। और इनका चुनाव करते कौन है दोस्तों? जो राज्यों की विधानसभा होती है, ठीक है। जो राज्यों की विधानसभा होती है उसके जो विधायक होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। एक और मैं रिपीट करता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। और इनका चुनाव कौन करते हैं? जो राज्यसभा की जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, ठीक है। उन्हीं के सदस्य इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे आप अब यदि मध्य प्रदेश का देखें, ठीक है। मध्य प्रदेश में, ठीक है, 230 है ना, 230 + 1 इतनी सदस्य संख्या है, ठीक है। तो ये 230 सदस्य जो हमारे यहाँ की एमपी की कितनी है राज्यसभा संख्या? 11 है ना। तो इन 11 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? ये विधायक, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के विधायक हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, मैंने आपको जब राष्ट्रपति के बारे में बताया तब भी वहाँ बताया था जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है, ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है, इसमें ये राज्यसभा के संबंध में गुप्त शब्द यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। गुप्त मतदान नहीं है। जैसे आप राष्ट्रपति का देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त पद्धति, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा गया है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। तो ये बात भी आप थोड़ा याद रखें, क्योंकि जब स्टेटमेंट के रूप में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि हम और बात करें, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, ठीक है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, ठीक है। तो यदि हम बोले राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति, जिसे बोला जाता है सभापति। अब एक और बात आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी उसके अध्यक्ष होते हैं या फिर सभापति होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, सदस्य नहीं होते। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जब भी मत डाले जाएंगे, ठीक है, और कहीं मत फंस जाते, निर्णायक मत देना पड़ता है, ठीक है, तो निर्णायक मत की स्थिति में ये अपना मत दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं राज्यसभा में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, विशेष तौर पर। अब बात करते हैं उपसभापति की, ठीक है। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है, ठीक है, उपसभापति, ठीक है। इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को उपसभापति चुना जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हैं। अब कुछ मैं आपको विशेषाधिकार बता देता हूँ, ठीक है, कि राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार भी हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ राज्यसभा के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार से मतलब क्या है दोस्तों, कि राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अनुसूची बताई थी, ठीक है, कि 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना।
तीन प्रकार की लिस्ट होती है। संघ सूची पे जो सब्जेक्ट होते हैं, इस पे नियम बनाने की शक्ति किसकी होती है? केंद्र सरकार की, ठीक है। राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर नियम बनाने की शक्ति होती है राज्य सरकार की, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार व केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको पता भी होगा तीन प्रकार की लिस्ट होती है, ठीक है। अब दोस्तों 249 जो आर्टिकल है, ठीक है, वो हमारी राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार देता है। वो इस प्रकार है कि यदि राज्य सूची के विषय में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ राज्य सूची के विषय में, ठीक है, राज्य सूची, ठीक है, यदि राज्यसभा चाहे, ठीक है, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, तो राज्यसभा यदि अपने उपस्थित व मतदान करने वाले, ठीक है, उपस्थित व मतदान करने वाले, ठीक है, सदस्यों का 2/3 बहुमत से, ठीक है, संकल्प पारित करती है, ठीक है, तो जो हमारी संसद है वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। कंफ्यूज मत हो जाइए दोस्तों, देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ एक एक चीज़ क्लियर कर पाऊँ। मैं फिर से पूरी बात रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैं अब बता रहा हूँ आपको राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है। विशेष अधिकार से मतलब ये है कि देखिए लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो इन जो अभी मैं आपको बताऊँगा, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312, ठीक है। तो ये दो जो आर्टिकल हैं, ठीक है, ये राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि लोकसभा से ज़्यादा पावर है राज्यसभा के पास इन दो मैटरों पे या फिर दो आर्टिकल में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 249 की, ठीक है। तो 249 के अंतर्गत दोस्तों देखिए तीन प्रकार की लिस्ट होती है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम बात कर रहे हैं राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची के विषय में सब कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है, ठीक है। परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 249 ये बोलता है कि यदि राज्यसभा चाहे, ठीक है, तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में, ठीक है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का है, और यदि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले, ठीक है, सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देता है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पर संसद कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। क्लियर हो रही है बात? मतलब जो राज्य सूची का विषय था उसमें भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करे। बात क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ, और फिर भी नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 249 है, ये कुछ राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 312, ठीक है। तो और इसमें दोस्तों जो कानून बनेगा, ठीक है, कानून बनेगा उसकी अवधि रहेगी 1 वर्ष, ठीक है। जो भी कानून बनेगा राष्ट्रीय महत्व के विषय में, इसकी अधिकतम अवधि रहेगी 1 वर्ष, लेकिन वापस से वही प्रक्रिया के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषाधिकार के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 312। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अब अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? आपको पता होगा IAS, IPS और IFS, ठीक है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा, ये 3 मुख्यतः आती हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। अब दोस्तों आर्टिकल 312, ठीक है, क्या बोलता है कि इसके संबंध में भी राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वो कैसे प्राप्त हैं? यदि देखिए वही कंडीशन है जो इसमें थी, ठीक है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे, ठीक है, बहुमत, ठीक है। और इस अखिल भारतीय सेवा में कोई नई सर्विस जोड़ना चाहती है चौथे प्रकार की, ठीक है, चौथे प्रकार की यदि कोई सर्विस जोड़ना चाहती है, ठीक है, तो उसको अधिकार है कि वो ऐसा संकल्प पारित कर सकती है राज्यसभा में, ठीक है। इस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। मैं कर रहा हूँ आर्टिकल 312 की बात, ठीक है। आर्टिकल 312 में किस बारे में उल्लेख है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सर्विस आती हैं? IAS, IPS और IFS, ठीक है। प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा, ठीक है। यदि इसमें कोई चौथा सब्जेक्ट भी जोड़ना है तो या फिर चौथी सेवा भी जोड़ना है, ठीक है, तो राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित करती है तो इसमें कोई चौथी सेवा भी ऐड कर सकती है। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये मेंस की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल लिखने को आ सकता है।
तो ये 2 पॉइंट आप याद रखें, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे धन विधेयक क्या होता है। अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, राज्यसभा को, ठीक है, देखिए पहली बात तो है धन विधेयक ये क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ चूँकि हम राज्यसभा की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा पावर प्राप्त नहीं है। ठीक है, धन विधेयक पहली बात तो ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है और सिफारिश कर सकती है। ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। मान लीजिए धन विधेयक आया, ठीक है, और लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा। ठीक है, तो यह इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती हैं। ठीक है, अब वो लोकसभा के ऊपर है, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। मतलब इसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा को शक्ति नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ बात बता देता हूँ। देखिए जो पहले जो हमारी ये राज्यसभा थी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो पहले राज्यसभा थी हमारी, ठीक है, इससे जाना जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। ठीक है, लेकिन दोस्तों 23 अगस्त 1954 से, ठीक है, इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो हमारी राज्यसभा है उससे पहले किसके नाम से जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, लेकिन 23 अगस्त 1954 के बाद से इसे राज्यसभा के नाम से जाने लगा। इसी के अलावा और यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो जो राज्यसभा थी इसका गठन कब किया गया। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके गठन की, ठीक है, तो राज्यसभा का दोस्तों यदि हम गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया। ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब हुई, इसकी पहली बैठक हुई 13 मई को। ठीक है, 13 मई 1952। हाँ ठीक है, 13 अप्रैल को दोस्तों इसकी पहले गठन हुआ और बैठक पहली कब हुई, 13 मई 1952 को। तो ये कुछ 3 फैक्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, परंतु 23 अगस्त 1954 के बाद से इसे राज्यसभा के नाम से जाने लगा। इसी के अलावा पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा के में लगभग जो पॉइंट थे मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉइंट छूटा नहीं है वैसे, और मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ी हम सदस्य संख्या देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सदस्य संख्या कहाँ पे है। ठीक है, तो यूपी की है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको याद रखना है, यूपी में 31 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, तो यूपी की राज्यसभा सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है 31। ठीक है, एमपी की कितनी है, 11। ठीक है, और दोस्तों एक और बात आपको याद रखना कि ठीक है, जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वो सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट की जा सकती है। ये बात हमने उपराष्ट्रपति में भी चर्चा कर ली थी और मैंने एक बार आपको यहाँ भी बता दिया। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। लगभग हमने सारी चीज़ें राज्यसभा के बारे में कवर कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको बताया, ठीक है, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 80 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, इसके यदि हम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 की सदस्य संख्या होती है टोटल कुल, मतलब अधिकतम इतनी हो सकती है। ठीक है, और अभी कितनी है, 245। 245 में से दोस्तों 233 होते हैं निर्वाचित। ठीक है, इनका चुनाव कौन करते हैं, विधायक, राज्यों के विधायक। ठीक है, और 12 होते हैं नामित जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब 12 किस किस फील्ड से,
ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिससे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। किसके परामर्श पर? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के। ठीक है दोस्तों, यदि हम न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है दोस्तों। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है, और प्रत्येक इसके 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं या फिर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई। ठीक है, और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इनका चुनाव किससे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, और एक और बात आपको याद रखना है, जो भी राज्यसभा सांसद चुनकर आएगा जिस भी राज्य से, तो वो ज़रूरी है कि उस मेंबर का नाम उस राज्य की निर्वाचक जो वो होती है लिस्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या मैंने बताया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, परंतु इसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसका मेंबर नहीं होता, लेकिन इसको एक निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों मैंने बताया उपसभापति होता है। ठीक है, जो कि 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें विशेषाधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मेंस की दृष्टि से, और यदि आप यूपीएससी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कथन कारण के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 इन 2 आर्टिकलों ने राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, इसी के अलावा मैंने आपको बताया धन विधेयक के में, ठीक है, राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 14 दिन के लिए वो अपने पास रख सकती है और इसमें कुछ सिफारिश कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ मैंने आपको फैक्ट बताया। ठीक है, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 और बैठक 13 मई 1952। ठीक है, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा राज्यसभा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 81 में लोकसभा। ठीक है, और यदि दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर मार दें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप हमसे फेसबुक पेज और जो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर जुड़ सकते हैं। उसमें मैं अच्छे मोटिवेशन के क्वेट और मतलब क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, MCQs डालता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।